टाटा आईपीओ में पैसे डबल करने के बाद इन्वेस्टर इंतजार कर रहा है एक ऐसे आईपीओ का जहां पे डबल करने का एक और मौका मिल जाए, और सब टकटकी लगा के देख रहे हैं डोम्स के आईपीओ को। लेकिन डोम्स क्या है उम्मीद पूरी कर पाएगा? क्या लिस्टिंग गेन दे पाएगा? और लिस्टिंग गेन के बाद क्या इसको लंबे समय तक रखना ठीक है? कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें, ये सभी बातों का जवाब देगा रे तेरा राहुल। ये 5 रुपए की पेंसिल बेच बेच के 5000 करोड़ की कंपनी कैसे बना ली? हिंदुस्तान पेंसिल जैसी बड़ी कंपनी जिसने अप्सरा, नटराज जैसी पेंसिलें दी, उसको टक्कर मार के ये ऊपर कैसे निकल गया? और 2006 में चालू हुई कंपनी ने 50-60 साल पुरानी कंपनियों को कैसे पीछे छोड़ दिया? आज इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अपन करेंगे कंपनी की कंप्लीट केस स्टडी। कब ये चालू हुई थी, क्या ये काम करती थी, कैसे सफल हुई, आगे क्या करना चाहती है, वीकनेस और स्ट्रेंथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ लोगों के लिए जिनको बिल्कुल ही नहीं पता कि डोम्स नामक की चीज है क्या। तो भैया डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। 13 दिसंबर को आईपीओ खुलेगा, 3 दिन रहेगा, 15 दिसंबर को बंद होगा। आईपीओ का साइज है 1200 करोड़ रुपए। 350 करोड़ का फ्रेश इशू है जो कंपनी के काम आएगा। ये फैक्ट्री एक्सपेंशन वगैरह उसमें काम में ले रहे हैं। और 850 करोड़ ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, जिसमें इन्वेस्टर अपना पैसा फ्री कर रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं। ये 850 करोड़ का ओएफएस, ये पैसा लेके घर जाना अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, ये वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी डोम्स को लेके बाजार में मची हुई हलचल, क्योंकि इसका जीएमपी चल रहा है 482 रुपए। ये प्राइस बैंड इसका है 750 से 790। तो 790 की रेट पे अगर ये आपको मिलता है, 482 का जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी 60% का प्रीमियम तो भैया अभी अभी चल रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में ये बढ़े, तो बहुत बड़ी बाजार को उम्मीद है कि ये डबल हो जाएगा। तो ये डबल हो जाएगा जीएमपी। इतनी जबरदस्त डोम्स की क्या बात चल रही है, आइए जानते हैं इनकी स्ट्रेंथ। डोम्स पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग की या इंडियन स्टेशनरी मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर पेंसिल सेल की बात की जाए तो इसका टोटल 29% मार्केट शेयर है, यानी हर तीसरी पेंसिल जब बिकती है तो डोम्स की बिकती है। और इस लेवल का मार्केट शेयर अचीव करना उस बाजार में जहां पे हिंदुस्तान पेंसिल काफी समय से बैठा है, अप्सरा, नटराज बेच रहा है और कैमलिन जैसे पुराने प्लेयर भी बैठे हुए हैं, ऐसे मार्केट में करना बहुत बड़ी बात है। और ये किया कैसे? इसका आंसर है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट कर देते हो तो मार्केट का लीडर बनना आसान होता है। पहले पेंसिल मैंने बचपन में जब पेंसिलें काम में ली थी तो वुडन पेंसिलें बना करती थी, लकड़ी की, और उसके बीच में यूज होता था ग्रेफाइट। इन्होंने कहा यार लकड़ी की पेंसिल में ग्रेफाइट सारी कंपनियां काम में ले रही है, पर कुछ डिफरेंट मटेरियल काम में लिया जाए जिससे वो थोड़ा और ज्यादा स्मूथ चले। तो इन्होंने पहली बार ग्रेफाइट के साथ पॉलीमर को मिक्स किया और पॉलीमर बेस्ड पेंसिल बनाई। तो पॉलीमर बेस्ड जो पेंसिल थी वो ज्यादा गहरा लिखती थी, ज्यादा स्मूथली चलती थी, तो बच्चों की पहली पसंद बनी और स्मूथर प्रोडक्ट था। सेकेंड इनोवेशन उन्होंने क्या किया? पेंसिल नॉर्मली आपने सबने अपने जो देखी है वो गोल पेंसिल होती है, इनकी पेंसिल ट्रायंगल शेप में। इनका था कि ट्रायंगल बच्चे को दिन में 2 घंटे स्कूल में लिखना है, 2 घंटे होमवर्क करना है, तो अगर वो गोल पेंसिल से लिखता है तो हाथ में दर्द करने लग जाता है, ग्रिप ढंग से नहीं बैठती। पर ट्रायंगल पेंसिल की ग्रिप भी सही बैठती है, हाथ में दर्द भी नहीं होता। तीसरा इनोवेशन इन्होंने किया, जैसे उस समय देखेंगे तो पेंसिल के इक्का दुक्का कलर आते थे। डोम्स के अगर आप देखोगे तो पेंसिल में इतने ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं कि बच्चे का मन करता है काम करने का। इसके अलावा जो अलग अलग से इसके रबर्स आते हैं, इरेजर्स आते हैं, वहां पे अलग अलग शेप में आते हैं, अलग सी स्मेल आती है। तो बच्चों के बीच में ये ब्रैग वर्दी चीज होगी कि यार इसके पास तो कलरफुल पेंसिल, इसके पास तो डिफरेंट पेंसिल, इसका तो कलर डिफरेंट है। तो इस ब्रैग वर्दी के चक्कर में ये सुपीरियर प्रोडक्ट बना और बाजार में इतनी जल्दी इतना बड़ा मुकाम पे पहुंच गया। दूसरी स्ट्रेंथ क्या है? ये 2006 में तो भाई साहब खुद का ब्रांड लॉन्च करके काम करने लगे हैं। पेंसिल तो ये 1975 से बना रहे हैं, बट ये पहले पेंसिल बना के दूसरे ब्रांड को दिया करते थे, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे। अब इन्होंने खुद का ब्रांड लॉन्च किया है। तो इनके पास टोटल इंडिया में 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है और एकदम डिफरेंट मटेरियल, एंड टू एंड पूरे सप्लाई पे इनका कंट्रोल है। वुड की सप्लाई इनके पास, पेंट खुद का, ग्रेफाइट खुद का, पॉलीमर खुद का। इनका पूरा सेटअप इन हाउस होने के चक्कर में वर्ल्ड के लीडिंग पॉलीमर पेंसिल बनाने वाले ब्रांड हैं। एक और जो डोम्स की स्ट्रेंथ है वो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं है कि पेंसिल बना रहे हैं, रबड़ बना रहे हैं, शार्पनर बना रहे हैं। शुरुआत इन्होंने इससे की थी, लेकिन अब इनका पोर्टफोलियो काफी बढ़ चुका है। अब इसके बाद ये ज्योमेट्री बॉक्स, जैसे मैथमेटिशियन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे प्रकार होता है, डी होता है, गोला बनाने की जितनी भी अजीब सी चीजें जो आपने मैथ्स में और बाकी क्लासेस में देखी है, वो सब भी ये बनाता है। उसके अलावा फाइन आर्ट के स्केच पेन बनाने हैं, कलरफुल पेंसिल लेके आनी है, फाइन पार्ट के छोटे मोटे ब्रश है, ये सारे प्रोडक्ट में, या आपके
हाइलाइटर्स वगैरह बनाने हो या ऑफिस में पेपर स्टेशनरी हो, ये अलग अलग करके 6-7 कैटेगरी में एंटर कर चुके हैं। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। टोटल रेवेन्यू का 31% पेंसिल से आता है, बाकी सब अदर प्रोडक्ट से आता है। तो कुल मिला के डोम्स के 3770 एसक्यू हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़े मिला के भैया टोटल इतने एसक्यू है बनाते हैं। प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाइड है, ये पूरे इंडिया लेवल पे भी डाइवर्सिफाइड, ऐसा नहीं कि इनकी नॉर्थ से इनकम आती है, साउथ से आती है, ईस्ट से आती है, पूरे इंडिया में लगभग सब जगह से इनके पास धंधा आता है। थर्ड चीज, ऐसा नहीं कि इंडिया पे डिपेंडेंट है कि इंडिया में कुछ हो गया तो इंडिया से इनका 79% आता है, 21% इनका एक्सपोर्ट से इनकम होती है और टोटल 40 से ज्यादा कंट्रियों में इनकी प्रेजेंस है। तो कुल मिला के पूरा डाइवर्सिफाइड है, चाहे साउथ में कुछ हो, ईस्ट में कुछ हो, इंडिया में कुछ हो, पेंसिल में कुछ हो, कहीं भी कुछ हो, इनकी ओवरऑल रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। डोम्स की जो स्थापना की थी, जो विचार था, वो इनके जो करंट फाउंडर है इनके पिताजी का था, लेकिन पिताजी की 2002 में सड़क एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, बेटे को बिजनेस टेक ओवर करना पड़ा। उससे पहले वो किसान में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम देखते थे, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन की अच्छी नॉलेज है। तो अभी टोटल इंडिया में इनके 100 से ज्यादा सुपर स्टॉकिस्ट है। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, 10 में से 9 दुकानें ऐसी है जहां पे आपको डोम्स का मटेरियल मिल जाएगा। इनका 70% बिजनेस जनरल ट्रेड से, यानी किराने की दुकान, लोकल स्टेशनरी शॉप, उनसे आता है, कुछ मॉडर्न ट्रेड से, कुछ एक्सपोर्ट से, ऐसे आता है। अब इन्हीं चीजों की वजह से इनके रेवेन्यू में एकदम शार्प ग्रोथ देखी गई है और पिछले 3 साल में तो तबाही है तबाही। 2021 का रेवेन्यू था 408 करोड़, बड़ी बात, लेकिन उसके अगले साल ये ले गए 686 करोड़, यानी लगभग 1.5 गुना। अच्छा, 1.5 गुना आपको लग रहा है कि यार 1.5 गुना बड़ी बात है, 2023 में उसका भी डबल कर दिया, यानी 1216 करोड़ रुपए, 3 साल में तिगना। बात करें प्रॉफिट की, 2021 में 6 करोड़ का लॉस था, 2022 में उसको 17 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, यानी लगभग 23 करोड़ एडिशनल कमाया, यानी 4 गुना। 4 गुना अगर आपको ज्यादा लग रहा हो तो 17 करोड़ से अगले साल प्रॉफिट लेके आए 100 करोड़ रुपए, यानी 6 गुना। 3 साल में 3 गुना तो सेल हो गई। और कितना, ये -6 करोड़ से +100 करोड़ पे आ गए, डिफरेंस आप देख लो। मार्जिन की इनकी से बात करें, इस इंडस्ट्री में ज्यादा मार्जिन होता नहीं है, तो प्रॉफिट मार्जिन पहले साल तो लॉस था, तो उस समय तो कुछ था ही नहीं। 2022 में 2.5% मार्जिन था और 2023 में 8% मार्जिन है। अब देखने को कम लगता है पर इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। एक और चीज की इनकी तारीफ की जाए, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33% है। 15% पे कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। 15 से ऊपर जो भी कंपनी का आरओसी है वो ब्रिलियंट काम कर रही है, और यहाँ पे 15 के डबल से भी 10% ज्यादा है, यानी 33%। एंड लास्ट में कि भाई इतना काम करने के लिए कर्जे वर्जे ज्यादा तो नहीं ले लिए, तो इनका डेट इक्विटी रेशियो में देख रहा था डरते डरते कि यार भाई साहब कोई ऐसा नहीं हो बहुत ज्यादा कर्जे में हो, तो डेट इक्विटी रेशियो भी 0.28 है, यानी 100 रुपए में से 28 रुपए का कर्जा है, 72 रुपए जेब के। तो ओवरऑल आपको कंपनी समझ में आ गई, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है। राहुल जी सब कुछ तो अच्छा है, कुछ कमी है क्या? हाँ, 1-2 कमी है, बता देते हैं। पहली वीकनेस जो जनता कह रही है कि सर 1200 करोड़ में से 850 करोड़ तो घर ही ले गए, ओएफएस है। आप तो कहते हो राहुल जी ओएफएस गलत है। नहीं सर, ओएफएस वहां गलत है जब ओनर अपना स्टेक बेच बाच के भाग ही रहा है या इन्वेस्टर अपना स्टेक लेके निकल रहे, लेकिन यहाँ पे तो ओनर 100% ओनरशिप थी इनकी। अब इन्होंने कहा कभी तो यार इतनी मेहनत की है तो कभी तो अपना भाई साहब, कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो इतना तो करना इनका भाइयों का बनता था। क्योंकि इतना करने के बाद भी अभी भी कंपनी में ओनर का 74% से ज्यादा शेयर है, तो 74% शेयर है तो इसका मतलब ओनर भागा नहीं है, यही खड़ा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है ना यार, तो ये नेगेटिव है, पर मेरी नजर में नेगेटिव नहीं है। सेकेंड चीज जो हाँ मुझे पर्सनली लगी, अब इंडस्ट्री का इशू है, क्या करें कि मार्जिन बहुत कम है, 2.5% का मार्जिन, 8% का मार्जिन। जरा सी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी, जरा सा कंपटीशन का प्रेशर आया तो ये मार्जिन सस्टेन नहीं कर पाते, इसीलिए बीच में लॉस में भी चले गए थे। तो ये एक चीज मैं नेगेटिव मानता हूं, पर जब इंडस्ट्री ऐसी है तो ऐसी है भाई, क्या करें। तीसरी चीज जो मुझे नेगेटिव लगती है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूं, कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये कोई बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री नहीं है। देखो एक चीज इसके बारे में प्लस है, लोग कह रहे हैं कि राहुल जी सदाबहार इंडस्ट्री है, देश में शादियां भी होगी, बच्चे भी होंगे और बच्चे स्कूल भी जाएंगे और पेंसिल भी लेंगे और सारी चीजें लेंगे, बात एकदम सही है। और समय के साथ ये रेवेन्यू बढ़ेगा, मैं भी मानता हूं, और इतनी 40 कंट्री है, कल को 80 कंट्री में बेचने लग जाएंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट भविष्य के साथ बढ़ेगा, लेकिन एक स्कोप है। 2006 की कंपनी 2023 में आने के बाद, इस 17 साल बिताने के बाद 1200 करोड़ के रेवेन्यू पे, अब यहां से 12,000 तो ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत चली जाएगी, ये जाने में टाइम लगेगा और कंपटीशन बहुत है। समय के साथ साथ बाकी कंपटीशन, लोकल कंपटीशन और बढ़ेगा और भी ब्रांड आएंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी हो जाएगी, लेकिन उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं होगी जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको किसी और इंडस्ट्री या किसी और शेयर में मिल सकती है। आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उतना फायदा नहीं दे पाएगा जितना कोई और देगा। और कौन सा देगा वो किसी और आईपीओ के रिव्यू में बताएंगे। तो इसको लिस्टिंग गेन के लिए ले लेना तो मेरे हिसाब से उचित है कि 60-70% की जीएमपी है, हो सकता है डबल खुले, हो सकता है उससे ज़्यादा पे खुले, लेकिन लॉन्ग टर्म में
अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको रख सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में अगर आपके ऑप्शन है तो इसमें लॉन्ग टर्म का दाव खेलने में उतना मजा है नहीं। किस में मजा है उस पर अगली वीडियो आएगी। तो कंक्लूजन क्या है साहब, मेरे हिसाब से आईपीओ में अगर आप लगाना चाहते हैं लिस्टिंग गेन के लिए तो इट कुड बी राइट डिसीजन। बाकी जैसा मैं हमेशा कहता हूं, डिस्क्लेमर खुले खुले, मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड कोई पर्सन नहीं हूं, तो खुल के मैं स्टॉक की एडवाइस नहीं देना चाहता। मैंने आपको फैक्ट बताया, मैंने आपको बातें बनाई, अब इस बेसिस पे आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। इस वीडियो को अंतिम वीडियो मत मानो कि ये राहुल जी ने कह दिया मैं ले रहा हूँ। इस वीडियो को प्रथम वीडियो मानो कि हाँ इन्होंने कुछ बताया है, अब इस पर मैं रिसर्च चालू करता हूँ। आप रिसर्च करो, 4 लोगों से पूछो, आपको लगे कि हाँ यार बात तो सही है तो अपनी मेहनत का पैसा आप इसमें लगाइएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई साहब इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, कमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगली वीडियो अगले रिव्यू के साथ जल्दी फिर आएंगे।